नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया। पार्टियां नई नई रणनीतियों के साथ मैदान में उतर रही हैं। जहां बीएसपी ने ब्राह्मणों को रिझाने के लिए अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की, तो वहीं कांग्रेस अब दलितों को साधने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने जातीय कार्ड खेलते हुए दलित स्वाभिमान यात्रा निकालना शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों से अधिक दलित मतदाताओं को देखते हुए कांग्रेस ने उनको रिझाने के लिए यह रणनीति तैयार की है। कांग्रेस में अचानक से दलित प्रेम उमड़ पड़ा है। कांग्रेस कई सालों तक केंद्र में सत्ता में रही। यूपी में भी कांग्रेस राज कर चुकी है। हालांकि पिछले कई सालों से वो यूपी की सत्ता का सुख नहीं भोग पा रही, लेकिन कांग्रेस को पहले कभी दलितों की इतनी याद नहीं आई और ना ही कांग्रेस ने ऐसा कोई काम किया जिससे लगे कि वो दलितों से वाकई प्यार करती है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उनसे ज्यादा किसी ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं किया। जब चुनाव सामने हो तो उस तरह से रणनीति बनानी पड़ती है और इसी जगत में कांग्रेस है। वहीं सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राजभर के एनडीए में शामिल होने के कयास एक बार फिर से तेज हो गए। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह शिष्टाचार भेंट थी, हमने मुलाकात औपचारिक की है। अब ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या राजभर फिर से एनडीए में शामिल होने वाले हैं, होंगे शामिल? दलित पार करेंगे क्या कांग्रेस की नैया, यह भी सवाल है। और क्या दलितों के भरोसे ही इस वक्त कांग्रेस है, वहीं उनका बेड़ा पार कर पाएंगे? इन सवालों पर हम करेंगे बड़ी बहस। बहरहाल तो रणनीति बनाने का सभी को अधिकार है। हर दल अपनी रणनीति बनाते हैं, लेकिन जो उसके पीछे का मकसद होता है, चर्चा हम उस पर करेंगे। बीजेपी, कांग्रेस और एसपी का कहना क्या है अपनी रणनीति पर, जरा सुनिए। देखिए, वर्तमान समय में जहां तक सभी वर्गों का सवाल है, तो वर्तमान में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा, अनुसूचित विभाग के द्वारा आज पूरे हर जिले पे दलित स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। और आप देखिए वर्तमान में जो दलितों की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार हर वर्ग के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। इससे पहले भी दलितों की बेटियों के साथ, दलितों के कई भी उनके हक और हुकूक के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और इसी स्वाभिमान को बचाने के लिए आज कांग्रेस पूरे प्रदेश के हर जिले में दलित स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है। 4.5 सालों में अगर सबसे ज्यादा कोई पीड़ित हुआ है तो दलित समाज पीड़ित हुआ है, आखिर पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा समाज पीड़ित हुआ है। इनको जागरूक करने की जरूरत है। बीजेपी के काले कारनामों को लोगों के बीच में ले जाने की जरूरत है और वो सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि इनके काले कारनामों को लोगों के बीच में ले जाए और लोगों को जागरूक करें। उत्तर प्रदेश की जनता ने जातवाद से ऊपर उठ करके सभी पार्टियों की सरकारें बनवाई हैं। इसलिए जो विकास की यात्रा में, राष्ट्रवाद की यात्रा में पिछड़ चुके हैं, वो अब जातिवादी यात्राएं शुरू कर रहे हैं। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया न्यूज पर बात करते हुए कहा कि वो जो मुलाकात कर रहे थे वो सिर्फ औपचारिक मुलाकात है, शिष्टाचार भेंट है। लेकिन 1 घंटे की मुलाकात के बाद फिर से प्रदेश में चर्चा शुरू हो गई कि क्या राजभर फिर से घटक दल में शामिल हो रहे हैं, एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं। राजभर जी, आप मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि आप तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डूबता जहाज है, तो उसके कैप्टन घर आप सुबह चाय पीने पहुंच गए। क्या शिष्टाचार मुलाकात थी? एक काम था एक व्यक्ति का, उसी वजह से उनके यहाँ गए थे। अब उसको लोग पॉलिटिकल हवा दे रहे हैं तो अलग बात है। जबकि आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मैं मिनिस्टर था, 2 राज्य मंत्री थे, 8 निगम के मेंबर थे। इतना हम लोगों ने इस्तीफा दे दिया। किसके लिए दिया? प्रदेश में, देश में पिछड़ी जाति का जातिवार जनगणना, डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने यही कहा कि जब डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, यूपी और दिल्ली में सरकार एक पार्टी की हो जाएगी, तो हम इसको लागू करेंगे, जो हमसे वादा किया। लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं का विचाराधीन है। सत्ता में जब बीजेपी नहीं थी तो सत्ता से बाहर थी तो इसको लागू करने की बात की, लेकिन सत्ता में आने के बाद हमने कहा इसको लागू कर दो। डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो क्या लागू कर देंगे। एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, गरीबों का इलाज फ्री होने के सवाल पे हम लोगों ने इनके साथ हम गए। एक भी काम इन्होंने नहीं किया तो मैं रिजाइन देके चला आया। तो ये सब वादे याद दिलाए आपने स्वतंत्र सिंह? हम उनको क्यों आए? हम समझौता करने तो गए नहीं थे। वो तो एक मुलाकात हमारी उनकी थी। बात क्या हुई? सब जानना चाहते हैं, बात क्या हुई?
देखिए, जब नेता दो कमरे के अंदर बात करते हैं तो भले वो अपने काम से जाएं, व्यक्तिगत उनका काम हो, लेकिन उसके बाद तो राजनीति की चर्चा होती ही है। लेन देन बात करने का शुक्रिया। तो आप का राजभर जो सुभाषपा के चीफ, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर उनकी मांगे भारतीय जनता पार्टी मांग लेती है तो वो फिर विचार करेंगे कि आगे उनको क्या करना है। यानी कि अभी तक की ये कहा जा रहा था कि सपा बसपा के दरवाजे खुले हैं, और अब उनका ये कहना है कि अगर इस पर विचार भारतीय जनता पार्टी कर लेती है उनकी 5 मांगों पर, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दरवाजे खुले हो सकते हैं, खोल सकते हैं। यानी कि 2022 के चुनाव के लिए सियासत रोज एक नई कहानी गढ़ रही है। एक नई कहानी सुबह गढ़ी गई, अब दूसरी कहानी कब गढ़ी जाती है देखने वाली बात है। लेकिन राजभर साहब का साफ तौर पे कहना है कि जो उनकी जातियों के साथ है वो उनके साथ है। तो देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब आगे क्या करती है और चुनाव के आते आते और क्या क्या रंग देखने को मिलते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बहरहाल तो 1 घंटे की मुलाकात हुई, लेकिन नहीं पता चला क्या बात हुई, लेकिन उससे एक संकेत जरूर निकल गया, और संकेत खुद राजभर ने भी दिया। उनका कहना है कि हम अपनी मांगों पर कायम हैं, अगर वो मांग पूरी कर दे तो हम तो पहले भी हिस्सा थे, इस्तीफा इसीलिए दिया था क्योंकि मांग पूरी नहीं हुई। यानी नए समीकरण और नई रणनीति लगातार बन रही है अलग अलग पार्टियों की, लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति है वो कितनी कामयाब होगी, चर्चा की हम शुरुआत करें। हमारे साथ साक्षी दिवाकर हैं, बीजेपी की तरफ से स्वागत है आपका। साक्षी, मनोज यादव हमारे साथ, नेता एसपी के, बहुत स्वागत है मनोज भाई आपका भी। सबसे पहले साक्षी दिवाकर, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, जो चर्चा यहां पर हुई है 1 घंटे तक, एक व्यक्ति के काम के लिए 1 घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात है, क्या बात है? और क्या फिर से राजभर हिस्सा हो सकते हैं, बीजेपी के साथ जा सकते हैं? अभी मैं भी उनकी रिकॉर्डिंग सुन रही थी और उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये शिष्टाचार उनकी भेंट हुई है, तो इससे कोई भी राजनीतिक मायने निकालने सही नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है। तो अगर वो अपने किसी काम से वहां गए तो मुझे पूरी उम्मीद है भाजपा उनका काम करके देगी, जिस व्यक्ति को उनकी मदद की जरूरत है वो भाजपा पूरा करेगी। साक्षी, आपने भी उन्हीं की तरह अंदाज में बोल दिया कि कोई ऐसी बात ही नहीं है। बात कैसे नहीं होगी? जब राजनीति में 2 नेता मिलते हैं तो बात होती है, ठीक है, एक व्यक्ति के काम के लिए ही। लेकिन काम से मुझे याद आया साक्षी, राजभर साहब ने आरोपों की झड़ी लगा दी थी कि मेरा एक काम नहीं हो रहा इस सरकार में, जबकि मैं मंत्री हूं। आज उनको ऐसा क्या था कि 1 घंटे तक काम के लिए मुलाकात का वक्त भी मिल गया, और उनको उम्मीद है कि बात हो भी जाएगी, काम भी हो जाएगा। उन्हें देखिए विश्वास है कि जब जनता के कार्य के लिए वो आएंगे बीजेपी के पास में, तो वो बीजेपी कार्य उनका करेगी, वो इसीलिए आए हैं। जब उनकी व्यक्तिगत इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी उस समय वो गुस्सा होकर पार्टी छोड़ के चले गए या उन्हें निकाल दिया गया, तो वो उनका व्यक्तिगत कारण थे। अभी जब वो समाज की समस्या लेके आए हैं या किसी जनता की समस्या लेके आए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा उन्हें निराश नहीं होने देगी और उनका कार्य करके देगी। मतलब चुनाव नजदीक आते आते जनता का काम भी होने लगेगा, राजभर साहब को ये उम्मीद है तो उनकी मदद की जाएगी। ठीक है मनोज यादव, मनोज भाई, इस मुलाकात पर एक टिप्पणी में चाहूंगा। साक्षी का कहना है कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी राजभर साहब की, इसमें कोई बात नहीं हुई है, अगर हुई भी है तो क्या? देखिए अतुल जी, एक बात तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को और सभी को पता होगी कि राजभर जी विधायक है और मिनिस्टर थे पहले, और विधायक है मौजूदा समय में। तो क्या बीजेपी के लोग उनको जो विधायक निवास है वो दे दिए हैं क्या? मेरे ख्याल से जो मेरी जानकारी है, उनके तमाम सारे नेताओं से मेरी बात हुई है, उनको विधायक निवास ही नहीं अलॉट हुआ अब तक। और सोचिए, वो पहले विधायक हैं उत्तर प्रदेश के, जो सरकार में तो विधायक तो हैं लेकिन उनके पास आवास नहीं है। तो आप ये स्पष्ट समझ सकते हैं वो सरकार कितनी अच्छी होगी और उनका वो कौन सा काम होगा, वो किसी काम होगा कि उनके आवास तक अभी आवंटित नहीं हुए तो दूसरे का काम क्या करा लेंगे, जनता का काम कौन सा करा लेंगे। जब उनके बेटे का वैवाहिक कार्यक्रम था तो वो खुद फाड़वा चला रहे थे रोड पाटने के लिए, उनको बीजेपी क्या दे देगी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, सामने है। अगर मैं कोई गलत बयान नहीं कर रहा हूं तो आप भी मुझसे सवाल 2 तो पूछ सकते हो, बीजेपी की प्रवक्ता भी पूछ सकती है। नहीं मनोज भाई, मैंने तो आपके उस वक्त में भी बंगला जो मांगा जा रहा था शिवपाल जी की तरफ से, जब वो हिस्सा हुआ करते तब भी सवाल पूछे थे, आज भी पूछूंगा, वो बंगला और ये आवास। लेकिन आपने सही कहा, और यही मेरा भी प्रश्न था साक्षी से, कि जिस मंत्री के रहते हुए उस मंत्री के जरिए कोई काम नहीं करा पा रहा था, खुद उनका काम नहीं हो रहा था, आज वो अलग नेता हैं, अलग पार्टी के प्रमुख हैं और अलग गठबंधन के साथ वो काम कर रहे हैं, वहां पर कौन सी बात करने गए थे? लेकिन उनका कहना है कि भाई शिष्टाचार मुलाकात शायद आप मिस कर दिए। हाँ साक्षी कुछ कह रही हैं आप? जी
मैं ये कह रही हूँ कि आपने एक चीज मिस कर दिया। अभी मनोज जी जो बोल रहे थे उसमें उन्होंने बताया कि उनके जो लोग हैं, राजभर जी के जो साथी हैं और राजभर जी से इनकी बातें चलती रहती है, तो चर्चाओं पे उस पर ध्यान देना चाहिए कि कहाँ गठबंधन हो रहा है। आप गलत जगह आंकड़े लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो कई बार सही जगह आंकड़े लगाता हूँ और कई बार जानबूझ के गलत जगह लगाता हूँ ताकि कुछ निकल कर आए। पत्रकार हूं ना। तो मनोज भाई, साक्षी कह रही हैं वो मिस नहीं कर पा रही हैं, उन्होंने तुरंत जो है पकड़ लिया उस बात का जो आपने कहा कि तमाम लोगों से बात होती रहती है। साक्षी, बात तो आप लोगों की भी हो रही है, तो राजनीति में तो उनका भी अधिकार है, सार्वजनिक जीवन में। किसी व्यक्ति को लेकर आए थे, उसकी कुछ समस्या थी, उसका जहां तक है मुझे पूरा विश्वास है स्वतंत्र देव जी उसका समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन अब कुछ राजनीतिक चर्चा पे कोई भी बात नहीं हुई है जितना मेरे संज्ञान में है। मनोज भाई, देखिए, निश्चित तौर पे कोई व्यक्तिगत समस्या है तो उस वक्त जब बेटे की समस्या थी, बेटे का तिलक था और मंत्री के घर बारात आने वाली थी, तिलक आने वाला था, तो वो भी समस्या था ना। जनता ही तो वहां जाती, कोई हाथी घोड़े थोड़ी नहीं जाते वहां पे, वो भी एक समस्या थी। खैर, उन सारी बातों में नहीं जाते हम लोग, क्योंकि वो बातें फिर बहुत डिबेट को डिरेल करती नजर आएंगी। मैं बीजेपी से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये महसूस होता है कि आप उत्तर प्रदेश और देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो आपको ना तो किसी राजभर की जरूरत है, ना किसी अनुप्रिया पटेल की जरूरत है और ना किसी संजय निषाद की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपके पास डबल इंजन की सरकार है और आप ताकतवर तरीके से अगर इतना डेवलपमेंट करवाया है तो आपको क्या जरूरत थी चुनाव लड़ने की या इन लोगों की उससे बात करने की, गठबंधन की? आपको तो दम भर के और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हुए चुनावी समर में कूद जाना चाहिए था, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वो जो 5 साल लगातार रहे, जो बीजेपी की परंपरा को तोड़ के, बीजेपी कभी 5 साल उत्तर प्रदेश में किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाई, हमेशा कोई 2 साल में 2.5 साल में चेंज हो जाता था। वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे अथवा नहीं होंगे ये भी क्लियर नहीं है। अभी काम क्या किए हैं वो बीजेपी के ना तो प्रवक्ता बताते हैं ना। ठीक है, नहीं, काम सब करते हैं मनोज भाई, ऐसा मत किए। सरकारें काम करती हैं, आपने भी किया था, इन्होंने भी किया था। कम ज्यादा होता है और उस काम के आधार पर क्या होगा आगे वो जनता तय करती है। मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं मानता कि कोई सरकार कोई काम करती ही नहीं है, सारी सरकारें काम करती हैं। कम ज्यादा हो सकता है, किस क्षेत्र में हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, इस पर हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। बहरहाल, सचिन रावत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है सचिन आपका। और कर्मवीर आजाद साहब हैं, दलित चिंतक, हमारे साथ। बहुत स्वागत है कर्मवीर आजाद साहब आपका भी। सचिन रावत, सबसे पहला सवाल अब आपसे ही, कांग्रेस अब फिर से दलितों के स्वाभिमान के लिए यात्रा कर रही है, ये अचानक से क्यों याद आया? देखिए अतुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी 3 अगस्त को दलित सम्मान दिवस मना रही है। आज से 50-60 वर्ष पूर्व 3 अगस्त 1947 को तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कैबिनेट के प्रस्ताव में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम दिया था और 15 अगस्त 1947 को बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब कानून मंत्री हुए थे। आज पूरे प्रदेश में जिस तरह से दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, दलितों के मकान ढहाए जा रहे हैं, आजमगढ़ में एक दलित प्रधान का मकान ढाया गया और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जाकर के उनकी महिलाओं के साथ, उनकी बच्चियों के साथ और दलित जो बस्ती में जो जाकर के मारपीट का काम किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दिखाता है कि लगातार दलितों की घटना पूरे प्रदेश में हुई है। कानपुर के मंगता गांव में जहां पे दलित समुदाय के लोग अंबेडकर कथा कर रहे थे जी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जाकर के दलित बस्तियों में जाकर के मारते पीटते हैं। आपने ऐसे ही सहारनपुर में घटना देखी थी जहां पे दलित जो वर्ग के युवक थे वो अपनी मूछें रखे हुए थे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जाकर के उनकी मूछें मुड़वा देते हैं। आज ये किस समाज में हम लोग हैं? क्या दलितों के ऊपर उत्पीड़न होगा? लगातार दलितों के साथ में ऐसी घटनाएं होंगी। देश व प्रदेश में जो दलितों के साथ निरंतर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, आपने देखा होगा अतुल जी। तो ये देश की यात्रा है या सिर्फ प्रदेश की यात्रा है? देखिए, प्रदेश की यात्रा है और आने वाले समय में जो दलितों का उत्पीड़न पूरे देश में हुआ है, आने वाले समय मतलब जब जहां जहां चुनाव आएंगे वहां वहां। बिल्कुल, आपने देखा होगा जिस तरह गुजरात के चुनाव से पहले ऊना कांड होता है। सचिन भाई, आपने तो मान लिया, बड़े ईमानदार प्रवक्ता, आपने मान भी लिया कि बिल्कुल जब चुनाव आएगा तब यात्रा करेंगे आप।
नहीं, मैं बता रहा हूँ, पूरे देश में दलितों की आवाज को अगर मुख्य रूप से किसी ने उठाया तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने। पूरे देश ने देखा जिस तरह रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी, उसके बाद में राहुल गांधी जी जाकर के रोहित वेमुला के मामले को उठा। बताइए भाई करमवीर आजाद साहब, स्वाभिमान यात्रा कांग्रेस निकाल रही है क्योंकि दलितों की चिंता उन्हें सता रही है, बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, सहमत हैं आप इस बात से और कैसे देख रहे हैं आप इस यात्रा को? देश में होता जा रहा है। करमवीर आजाद, देखिए अतुल भाई, अभी हमारे मित्र सचिन रावत जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कांग्रेस जो है दलित स्वाभिमान यात्रा कर रही है। मैं सचिन रावत जी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, झारखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ठीक है। पहले ये जहां पे जिन प्रदेशों में पूर्ण बहुमत की सरकार है इनकी, जरा इनसे पूछिए कि वहां पर जो एक दलित को, मैं इसी डिबेट पे कई बार कह चुका हूं, एक दलित को मोटरसाइकिल सर्विस कराने गया और उसको इस तरीके से, मतलब कहने में भी शर्म आती है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों की जो स्थिति है, जहां दलितों की, आज अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है राजस्थान में दलितों का सबसे अधिक उत्पीड़न होता है। उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। देश में किसकी सरकार है? आपको उस पर बात करनी चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी की चिट्ठी लेकर पढ़ रहे हैं, कौन सी किताबें? अरे सचिन रावत, एक मिनट, सचिन रावत एक मिनट, सचिन भाई पूरी बात आपने सुने बिना टिप्पणी कर दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, लेकिन आपकी भी याद दिला रहे हैं। और आप मत बताइए उनको, ये आप नहीं बताएंगे कि सिर्फ वो बीजेपी के खिलाफ बोले, वो बीजेपी के खिलाफ भी बोल रहे हैं और आपके खिलाफ भी, और आपकी हकीकत भी बता रहे हैं। बोलने दीजिए पहले उनको, उसके बाद बोल लीजिए। पहले उनको बोलने दीजिए। नहीं, आप क्या चाहते हैं? आपके साथ दे वो, आप क्या चाहते हैं? कांग्रेस का गुणगान करें? आप बोलने दीजिए। करमवीर आजाद बोलिए, करमवीर आजाद आप बोलिए। बिना मतलब की बात करते हैं आप यार। उत्तर प्रदेश में, अरे भाई सचिन रावत, उत्तर प्रदेश में आप सिर्फ आएंगे ना, आपको चुनाव लड़ना है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जहां है वहां पर भी हो रहा है और कांग्रेस की जहां पर है वहां पर भी हो रहा है। वो बीजेपी के कैसे हो गए? सुनिए, पहले सुन लीजिए करमवीर आजाद जी। अतुल भाई, पहले तो इनको ये बोल दीजिए कि ये जो है मेरे बीच में ना बोले। अगर पूरी तरह से बात सुने, मैं दलितों की चिंता करना, एक वो ओढ़ लिया तिरंगा झंडा का, वो ओढ़ लिया और पंजा का जो ओढ़ लिया किसी दलित ने, तो वो दलित हितैषी नहीं हो सकता है। मंडका गांव में लगातार दलितों को उत्पीड़न हो रहा है, उसकी बात क्यों नहीं करते? आज आपको उत्तर प्रदेश नहीं दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी का चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश में निरंतर घटनाएं सामने आ रही है। सचिन जी, अरे आप पहले पूरी बात सुनिए। आप बात कर रहे हैं, आप ही के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ माननीय कांशीराम साहब ने चमचा युग का वो जो है लिखा था 1982 में, आप बात कर रहे हैं। चमचा युग की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया था, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन। कांशीराम साहब को मायावती जी ने उनका नाम बेचा कि नहीं बेचा? ये बताइए। कांशीराम साहब और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दलितों में स्वाभिमान की सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए। सचिन रावत एक मिनट, अब जरा दोनों लोग शांत हो जाए, अब जरा दोनों लोग शांत हो जाए। करमवीर भाई आप भी और सचिन रावत आप भी। सचिन रावत, पहले आप कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता बनकर बैठ गए, फिर आप कह रहे हैं कांशीराम जी का नाम बेचा कि नहीं मायावती जी? वो बीएसपी के प्रवक्ता थोड़े ना है, ना वो बीजेपी के ना बीएसपी के हैं, वो दलित चिंतक हैं। नहीं, और उनका अधिकार है सचिन रावत, उनका अधिकार है कि वो राजस्थान की घटनाओं का भी जिक्र करें, क्योंकि आपको भी तो देश में जाकर दलितों की चिंता करनी है ना, उनके स्वाभिमान की चिंता करनी है, तो वही याद दिला रहे हैं आपको। और वहां पर आपकी सरकार है बाय डिफॉल्ट, तो ये भी आपको याद दिलाएंगे, उनका अधिकार है। उनको बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए सचिन भाई, बोल लेने दीजिए। नहीं, ये आप तय नहीं करेंगे सर ना कि एक दलित चिंतक बीजेपी की भाषा बोलने लगे, फिर आप कह रहे हैं कि बीएसपी के हैं वो मायावती ने क्या किया वो कैसे जानेंगे? वो थोड़े ना बताएंगे, बीएसपी के प्रवक्ता है वो। करमवीर आजाद जल्दी से अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं साक्षी के पास जाऊंगा।
अतुल भाई, मेरा एक निवेदन है, कह दीजिएगा कि बोलिए बोलिए, आप बोलिए, में आप ना बोलिए, बोले, आप मेरी बोलिए, पूरी बात हो जाने दे। सचिन भाई सुन रहे हैं, आप बोलिए, मेरी बात हो जाने। मैं बांदा की उस घटना का भी जिक्र करता हूं कि एक दलित परिवार अपना घर छोड़ करके भाग जाता है, उसके पिताजी को मारा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की घटना है, इसलिए कि उस दलित परिवार ने सरकारी हैंडपंप छूने का काम किया, उसके पिताजी को मारा जाता है। और मैं इसका भी बहुत बड़ा निंदा करता हूं। मैं सहारनपुर घटना का निंदा करता हूं, मैं आजमगढ़ की घटना का निंदा करता हूं, मैं प्रतापगढ़ की घटना का निंदा करता हूं। काशीराम कोरी को जो जिस तरीके से मारा है उसकी भी मैं निंदा करता हूं। लेकिन मैं राजस्थान को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं पंजाब को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं छत्तीसगढ़ को भी नहीं छोड़ूंगा। ये इनकी सरकार है। ये बात करते हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, आज इनके झंडे में और बैनर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नजर आने लगे। इनको दलित की चिंता होने लगी। ये आज क्या बात करेंगे जिस समय। ठीक है सचिन भाई, बहुत जल्दी से एक छोटा सा कमेंट आपका, उसके बाद साक्षी और मनोज भाई के पास में जाऊंगा। बहुत सचिन रावत, बहुत छोटा सा कमेंट। अतुल जी, मेरा तो सिर्फ यही निवेदन है, कभी राजा साहब ने सिर्फ निंदा की, उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार से सवाल क्यों नहीं किया? आज दलित चिंतक यहाँ पर बंद करके बैठ गए, भारतीय जनता पार्टी का चश्मा लगा के। दलितों पे उत्पीड़न हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने सड़क पे लड़ाई लड़ी है। आज जिस तरह से दलित प्रधान के घर गिराया गया, दलित अजय कुमार नंदू जी ने पूरी तरीके धरना दिया और परिवार चुनाव दिलाने का काम किया है। आज मैं कहते ठीक है, अब जरा आप दोनों लोग शांत हो जाएं। साक्षी, कांग्रेस दलितों की बहुत चिंता करती है, लेकिन सिर्फ अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में। देखिए, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो ये नए नए पैसे अपनाएंगे। दूसरा मैं बोलती हूँ, ये लोग कांग्रेस का स्पेशली मैं नाम देके बोलूंगी कि ये बरसाती मेढक है। जब जहां जहां इलेक्शन आएंगे वहां कांग्रेस आपको नजर आएगी, वरना बाकी 4.5 साल ही गायब रहती है। दूसरा है, अब ये दलित जो स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि 70 साल तक जब इन्होंने देश पे राज किया, उस समय उनकी दलितों की स्थिति में सुधार क्यों नहीं लाए? उनकी स्वाभिमान की रक्षा इन्होंने तब क्यों नहीं करी? अब इन्हीं की जरूरत पड़ रही है। 70 साल से तो देश पे यही राज कर रहे थे, तो अभी तक तो दलित हो जाना चाहिए था, उससे मजबूत बन जाना चाहिए था। दलित वाली बात यहाँ पे आनी नहीं चाहिए थी। अगर आप 70 साल से कार्य कर रहे हो तो दलित के सम्मान में हमारे देश की मिर्ची लग रही है, क्यों मिर्ची लग रही है? भारतीय जनता पार्टी को क्यों डर लग रहा है कि दलित आज उनके पास नहीं है? दलितों के साथ उत्पीड़न आप लोग लगातार कर रहे हैं। जनता के बीच में जाइए, आप बोल रहे हैं 2 दिन में घर घर जाइए, आप लोग जनता के बीच में आप बिल्कुल जाइए हो गया है। दलितों के मकान ढाए जा रहे हैं, देखिए हमें आप जाइए तो घटना नहीं, समाज घटना है साक्षी जी, अगर कोई समाज घटना है, कार्रवाई भी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे कार्रवाई भी करवाई है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, कार्रवाई की आप बताइए। मंगटा गांव में अभी तक न्याय नहीं मिला है, न्याय नहीं मिला है मंगटा गांव की बेटी को। आप लोग महिलाओं की दलितों से बात नहीं करिए। एक दलित की बेटी साक्षी जी आश्रस में एक दलित बेटी को रातों रात आपकी सरकार ने जलवा दिया। पहले तो बलात्कार किया आपके गुंडों ने, उसके बाद किया चुकी पुलिस ने जलवा दिया दलित बेटी को। आप दलित की बात करते हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर संघर्ष किया। आपने दलित प्रेम मत दिखाइए, दलितों से अगर। अच्छा ठीक है, अब जरा आप दोनों शांत हो जाइए। साक्षी आप भी और सचिन आप भी। और सचिन स्पेशली मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप लगातार बोल रहे हैं और मुझे लगता है कि आपके लगातार बोलने से ना आप बोल पा रहे हैं और आपकी आवाज स्पष्ट नहीं जा पा रही है, और ना ही बाकी मेहमान। अगर किसी के बीच में कमेंट करना है तो छोटा कमेंट करिए। और अगर आप ये कहते हैं कि आप दलितों की आवाज उठा रहे हैं और कांग्रेस के आवाज उठाने से साक्षी को, बीजेपी को मिर्ची लग रही है, तो एक दलित चिंतक करमवीर आजाद भी सवाल उठा रहे हैं दलितों के जो यहां घटनाएं हुई हैं या फिर राजस्थान में हुई हैं और पंजाब में हुई हैं, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची बराबर लग रही है, क्योंकि बांट बांट के आप बात कर रहे हैं। फिर से मैं गुजारिश करूंगा कि एक एक करके बोले, ज्यादा बेहतर होगा। मनोज भाई, दलितों की चिंता इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खास तौर पर है। एक दलित चिंतक अगर पूरे देश के उन तमाम घटनाओं का जिक्र करें तो वो कहते हैं कि नहीं, वो बीजेपी के हो गए, सबसे ज्यादा चिंता कांग्रेस ही करती है। करे, अधिकार भी है, लेकिन क्यों आखिर कांग्रेस को आज के दौर में उत्तर प्रदेश के लिए यात्रा निकालनी पड़ी है? राजनीतिक तौर पर इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस अपने पुराने जनाधार को खोजने का प्रयास कर रही है। वो जो दलितों का, ब्राह्मणों का और मुस्लिमों का
एक जो त्रिकोणीय सिस्टम था जिससे कि काफी लंबे दशक तक कांग्रेस ने राज किया, उसमें कहीं ना कहीं अपने आप की राजनीति को ढूंढ रही है। वैसे मैं ये भी कहूंगा ढूंढना चाहिए, आज नहीं अगर प्रयास सफल होगा तो हो सकता है 2024 में वो जनता, वो वर्ग, वो जातियां आपके पक्ष में करें। लेकिन जब ये कहा जाता है कि अमुक पार्टी जातीय राजनीति करती है, किसी वर्ग की राजनीति करती है, तो सभी राजनीतिक दलों के प्रकोष्ठ हैं, इसमें किसी को बिल्कुल अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। चाहे वो समाजवादी पार्टी है, हमारी पार्टी है, चाहे बीएसपी है। बीएसपी तो खैर दलितों की राजनीति करती है, उसके प्रकोष्ठ पता नहीं कितने हैं। कांग्रेस में भी सारे प्रकोष्ठ हैं, बीजेपी में तो सारे प्रकोष्ठों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो प्रकोष्ठ हैं जो शायद किसी राजनीतिक दल में नहीं होंगे। दलित अनुसूचित जाति का प्रदेश अध्यक्ष, इनके सांसद और मंत्री को भी पुना दिया गया है। लखनऊ मोहनलालगंज से ही वो सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको उनके हक तमाम सारे राजनीतिक दलों में मिलते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण ये है कि राजनीति किसी समाज, किसी वर्ग, किसी जात के लिए करना एक बात है, सरकार बनने के बाद उसकी हकदारी देना, उसके पक्ष में काम करना एक दूसरी बात है। मौजूदा सवाल बीजेपी से, मैंने इनका संकल्प पत्र पढ़ा है, जो दलितों को लेके बीजेपी ने बातें कही हैं, क्या वो फुलफिल हुई है? अगर नहीं हुई है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस भी टार्च लेके ढूंढेगी, समाजवादी पार्टी अपना दूसरा कोई प्रकाश लेके ढूंढने की कोशिश करेगा, और बीएसपी तो दलितों की राजनीति करती है। इसमें किसी को, मुझे नहीं लगता कि अदरवाइज लेना चाहिए। तो मनोज यादव, फिर इस बात को भी अदरवाइज नहीं लेना चाहिए कि जब बैठकर यहां पर तमाम दल कहते हैं कि नहीं हम तो जाति की कोई बात नहीं करते हैं। आपने बड़ी ईमानदार बात कही कि सबके यहाँ प्रकोष्ठ बने हैं, सबके यहाँ व्यवस्थाएं हैं और वो करें, लेकिन खुलकर बोले कि हाँ भाई कर रहे हैं, हम चिंता कर रहे हैं क्योंकि हमें चिंता करने की आवश्यकता पड़ी है। उस समाज का विकास नहीं हुआ तो हम विकास कराएंगे, उनका उत्थान होना चाहिए तो हम उत्थान कराएंगे, और उनकी चिंता कर रहे हैं। लेकिन टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा होगा। हाँ मनोज भाई, दो बातें हैं, बिल्कुल स्पष्ट बातें हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो चुनाव होता है वो जातीय समीकरण पे होता है, इसमें किसी से कोई बात छुपी नहीं। लेकिन इसका मूल कारण दो है। मूल कारण दो ये है कि अगर इसको आप डिफाइन करेंगे, जातीय आधार पे चुनाव होता है और जो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करती है, कोई भी राजनीतिक दल सत्ता बनने के बाद डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करती है और करना चाहिए, काम करना चाहिए, इसमें किसी तरीके का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जिस पार्टी को, जिस वर्ग, जिस जात, जिस धर्म के लोगों ने वोट दिया है उसके लिए स्पेशल काम करना चाहिए। इसमें भी कोई किसी राजनीतिक दल को गुरेज नहीं होनी चाहिए। क्या कोई सड़क बनेगी तो क्या सिर्फ हिंदू चलेगा या मुसलमान चलेगा, सिख चलेगा, ईसाई चलेगा? सभी चलेंगे। कोई अस्पताल बनेगा वो समाजवादी पार्टी बनवाएगी। भाई जो आप बात कर रहे हैं तो मैं हमेशा कहता हूं, इतने सालों से कह रहा हूं, लेकिन वही बात मानते नहीं, कहते नहीं हम नहीं करते हैं जाति की राजनीति। मैं तो बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में तो बहुत ही कॉमन बात है, और इसके लिए किसी नेता, किसी पार्टी को कभी मैं दोष नहीं देता। मैं तो जनता का भी उतना ही पैरेलली जिक्र करता हूं, क्योंकि जब जनता उन चीजों में उलझी हुई है तो एक नेता क्या करेगा, एक पार्टी क्या करेगी, लेकिन ईमानदारी से आपको उसको स्वीकार भी करना चाहिए जैसे आपने स्वीकारा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार लौटूंगा, सुर्खियों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन भाई, सवाल इस बात का नहीं है कि आप यात्रा कर रहे हैं, आप यात्रा करिए, आपका अधिकार है, लोकतंत्र में हर पार्टी को अधिकार है। और बिल्कुल सही कहा मनोज भाई ने कि सभी दलों में इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, समय समय पर वो उन लोगों को सक्रिय कर देते हैं, लेकिन समय समय पर करते हैं। सिर्फ चुनाव के समय अगर करते हैं तो सवाल उठता है। आप यात्रा कर रहे हैं, आपका अधिकार भी है जैसा मैंने कहा, लेकिन आपको लगता है कि हां वो वर्ग जो कि आपका ही कभी सबसे बड़ा वोट बैंक होता था, उसकी आपने, अगर हम प्रदेश के हिसाब से ही देखें तो कितने समय तक चिंता फिलहाल पिछले 4.25 साल में, 4.5 साल में की है? अब चुनाव के समय जगह आप जाएंगे यात्रा लेकर उन तक, जिले जिले पहुंचेंगे, गांव गांव पहुंचेंगे, तो आपसे पलटकर पूछेगा अब तक कहां थे? देखिए अतुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की 2017 में सरकार बनी थी। उसके बाद में जहां जहां दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ, घटनाएं हुई, वहां कांग्रेस पार्टी का शेष नेतृत्व पहुंचा। जिस तरह से हाथरस में एक दलित बेटी को रातों रात जलवा दिया, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सड़कों पर संघर्ष किया। सोनभद्र में आपने देखा होगा जिस तरह से दलितों, आदिवासी समाज का नरसंहार किया गया, आदरणीय प्रियंका गांधी जी पहुंची और उन्होंने संघर्ष किया, सरकार से सवाल किया। कानपुर की मंगता गांव में उस समय कोई चुनाव नहीं था अतुल जी, लेकिन जहां पर दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हुई,
आदरणीय श्री अजय कुमार लल्लू जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंच करके न्याय की मांग की सरकार से। आज मैं वही कहना चाहूंगा कि दलित सम्मान अगर दलितों के सम्मान की हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं तो इसमें और दलों को चिंता की विषय करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम दलितों की अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलितों का सम्मान करना चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्पीड़न कर रही है, लगातार दलितों की घटनाएं सामने आ रही हैं। अगर उनकी सम्मान की बात हम कर रहे हैं, हम यात्रा निकाल रहे हैं, आज इसको चुनाव के पहलू में देखा जा रहा है, ये बात अलग है। आज चुनाव तो है 6 महीने पहले, 6 महीने बाद चुनाव है, हम उसको नकारते नहीं है। लेकिन अगर दलितों की आवाज मुखर होकर कांग्रेस पार्टी उठा रही है तो और दलों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आज ही दलित की हितैषी है। हम लोगों ने दलितों पे काम बहुत पहले से किया है। उसका जीता जाता उदाहरण था बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को संविधान का निर्माता बनाना, और उनके पहली कैबिनेट में कानून मंत्री बनाया था आज के ही दिन 3 अगस्त को 1947 को। तो आज मैं कह सकता हूं कि दलितों का सम्मान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बाद में क्या कहा था, ये भी बता दीजिए। देखिए अतुल जी, जहां तक राजनीतिक पहलू में अगर हम उतर के आएंगे तो राजनीतिक पहलू में तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब से कांग्रेस पार्टी ने देश में विकास की बात, सुशासन की बात, हमेशा प्रगतिशील की बात की है तो सर्व समाज को लेकर के गई है। दलित ठीक है, साक्षी दिवाकर जल्दी से कमेंट, समय पर क्यों सवाल उठाए भाई? आ रहा हूं करमवीर भाई, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले साक्षी दिवाकर जो आती है तो ये भेदभाव के अलावा दूसरा कोई कार्य कर ही नहीं सकते। ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। बाकी सभी विपक्षी दल की बात अगर मैं करूं तो इनके पास बस जातिगत चीजों का सहारा लेने का ही एकमात्र आकार बचा है इनके पास। इसके अलावा कुछ नहीं। जनता के बीच में जाएंगे, जनता इन्हें खुद स्वयं जवाब देगी। इनके कार्यकाल में क्या कुछ नहीं हुआ ये सब कोई जानते हैं। और दूसरी बात है, अगर इतनी स्वाभिमान की उनकी चिंता थी दलित की, मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि 70 साल का समय दिया था इन्हें जनता ने, तो उस समय उनके भले के लिए कुछ कर देते तो आज दलित समाज सशक्त होता और एक मजबूत समाज बन के उभरा होता। ठीक है, करमवीर आजाद, जो बात आप कह रहे थे सचिन भाई ने उसका जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश में इनकी नेता, इनके अध्यक्ष, इनके कार्यकर्ता हमेशा हर घटना में सक्रिय रहे हैं। और राजस्थान प्रियंका गांधी इसलिए नहीं जाती हैं, पंजाब वो इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि वहां तो उन्हीं की सरकार है ना, तो वो लोग देख लेंगे, घटना हुई होगी तो वो लोग देख लेंगे। बीजेपी चूंकि उत्तर प्रदेश में सरकार में वो देख नहीं रही और उसके रहते यहां होती है, इसलिए वो यहां पर आती है। अतुल भाई, एक मेरा निवेदन है कि प्लीज बीच में कोई ना बोले। ठीक है, आपका निवेदन स्वीकार कर रहे हैं सचिन, आपका निवेदन स्वीकार कर रहे हैं, सचिन जी को मैं ये आज वो जो बता रहे हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रथम कानून मंत्री इन्होंने बनाया। जरा इनको इतिहास पढ़ना चाहिए कि ये चीज ये जान जाएं कि उसके पहले जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930, 1931, 1932 में, जिसमें सेकंड में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी सेकंड जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे, जहां दलितों की हित की बात हुई थी 1932 में, जब अरमदा जेल में जब पृथक निर्वाचिका की बात आई थी, जब वो उन्होंने कहा था कि पृथक निर्वाचिका चाहिए। आप ये सोच लीजिए, आज जो दलितों की उत्थान की ये बात कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या कोई अन्य दल हो, जो भी लोग ये कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो दलितों के हितैषी हैं। आज अनुच्छेद 275 में स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत SC/ST के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए जो वो बाबा साहब ने अंकित कर रखा है, इन्हीं की मुख्यमंत्री दिल्ली की माननीय शीला दीक्षित जी ने 500 करोड़ रुपए जो है स्पेशल कंपोनेंट फंड का कॉमनवेल्थ गेम में डाइवर्ट कर दिया। ये कांग्रेस की है,
ये कोई भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा या भाजपा वो उसकी नहीं है, इन्हीं की सरकार थी दिल्ली में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उनकी नीति और नीयत अगर इतनी ही स्पष्ट होती, दलितों के उत्थान के बारे में ये बात करते। आज दलितों की जो स्थिति है, 70 साल तक इन्होंने देश पर राज किया, 70 साल में क्या दिया? आज 70 साल के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद की सरकार केंद्र में आई, तो भी दलितों का उत्थान नहीं हो रहा है। क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई के ये एक कहावत है, ये मैं कहना चाहता हूं। अब यहाँ प्रतिस्पर्धा इस बात की है, प्रतिस्पर्धा इस बात की है कि मैंने मेरे ठीक है, मेरी प्रतिस्पर्धा इस बात की है, इस बात की है प्रतिस्पर्धा कि मेरे यहाँ कम उत्पीड़न है, आपके यहाँ ज्यादा उत्पीड़न है। उत्पीड़न खत्म होने की, दलित उत्पीड़न खत्म करने की। ठीक है मनोज यादव इसका एक छोटा सा जवाब आप भी देना चाहते हैं, उसके बाद सचिन भाई मैं आपके पास आऊंगा। मनोज यादव क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो पूरी तरीके से यूएन जाने के उसमें हूं कि जाऊं और ये 70 साल वाला शब्द पहले हिंदुस्तान से खत्म कराऊं, क्योंकि ये बेड़ा गर्क होता जा रहा है हिंदुस्तान का। जो भी बुद्धिजीवी व्यक्ति टीवी पे बैठता है वो 70 साल की बात करने लगता है और देश को घसीट के गर्त में कर देता है। निश्चित तौर पे जितने भी दलित चिंतक ने जो सवाल उठाए, जो कांग्रेस कह रही है और बीजेपी भी जो कह रही है, सबकी बात अपनी अपनी जगह सही है, किसी की बात गलत नहीं। लेकिन इस बात पे भी फोकस करना पड़ेगा कि जो भारत का समाज था, वो चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे संख्यक वर्ग हो या जो भी वर्ग है, किसका शासन था और कौन पीछे था और कौन अपने पायदान से ऑन योर मार्क सेट की लाइन से चल के कौन कहां तक पहुंचा है। अतुल जी, ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसका अवलोकन, इसका मूल्यांकन और इस पे पूरा विचार विमर्श होना चाहिए। इसीलिए लगातार समाजवादी कहते हैं आप जातीय गणना करा लो और जातीय गणना करा के ये पता कर लो कि कौन जाति के किस व्यक्ति को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हैं इस देश में। बात खत्म हो जाएगी। न दलित चिंतक को प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल आपने फाड़ा, ठेकेदारी में आरक्षण आपने समाप्त किया, आप क्या बात करेंगे? इनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरे ख्याल से अपना राजनीतिक दल अलग बना के दलितों का उत्थान कराना चाहते हैं। इनको मैं पहले अग्रिम बधाई देता हूँ। आपको कोई लड़ाई लड़नी चाहिए। वैसे समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हम लेके आएंगे और उनको प्रमोशन में आरक्षण देंगे। ये बात भी समाजवादी पार्टी कह रही, सरकार बनने पे ये काम होगा। ये मैं आपको दावे और वादे के साथ कह रहा हूं। ठीक है, और अगर करमवीर आजाद को भी चुनाव लड़ना है, राजनीतिक उनकी महत्वाकांक्षा है, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है मनोज भाई, उनका भी अधिकार है। धन्यवाद करते हैं, हाँ। हम धन्यवाद करते हैं। ठीक है, सचिन रावत अब आप जवाब दीजिए जो करमवीर आजाद ने कहा था। देखिए अतुल जी, करमवीर आजाद साहब दलित चिंतक बन के बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो दलितों की घटनाएं हुई हैं, करमवीर आजाद साहब कौन सी घटना में शामिल हुए हैं? आज भारतीय जनता पार्टी से वो सवाल क्यों नहीं करते हैं? आज करमवीर आजाद साहब हाथरस क्यों नहीं गए? आज करमवीर आजाद साहब दलित चिंतक बन के बैठ करके सवाल भारतीय जनता पार्टी से ना करके कांग्रेस से करते हैं। उत्तर प्रदेश के पहलू में अगर कोई भी बात मैं कह देता हूं तो करमवीर आजाद साहब को बुरी लग जाती है। 70 साल की बात करते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा का जब निर्माता बनाया तब भी इनको दिक्कत है। तो मैं कहना चाहूंगा कि करमवीर आजाद साहब आप जो है स्वतंत्र रूप से, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में हम आपको निवेदन करना चाहेंगे, आप अलग दल बना करके सारी घटनाओं में शामिल होइए। आप ये एक पहलू की बातें मत किया करिए। आपको अगर सवाल करना है तो पूर्णतः मजबूती से भारतीय जनता पार्टी से उसी तरह सवाल करिए। आज देश में हमारी सरकार नहीं है, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, कॉमनवेल्थ की चीजें आपको याद आती है, हमारी सरकार नहीं है ना वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में एक दलित बेटी जो 6 साल की थी, पुजारी ने उसका बलात्कार करके उसके रातों रात लाश जलवा दी जाती है, उस पर करमवीर आजाद साहब एक बार भी नहीं बोले। आदरणीय अनिल चौधरी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है, आज वो धरना दे रहे हैं, वो नहीं दिखेगा करमवीर आजाद साहब, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चश्मा लगाए हुए हैं। आज अगर दलितों के साथ घटना होती, कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है तो आपको क्या बुरा लगता है? आप बताइए ना, आप कितने दलित के परिवार के से मिलने गए, घटनाओं में शामिल होने गए, ये बताइए। आप दीजिए ब्लूप्रिंट, लेकिन आपके पास नहीं है। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वाहवाही करने बैठे हुए और आपको कुछ नहीं आता है। मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा, एक बार दिल्ली की बेटी को न्याय दिलाने की बात करते तो मैं समझता कि आप असली दलित चिंतक हैं, क्योंकि आपके पास
बातें नहीं है, आपके पास हाथरस की बेटी की बात कहने की बात नहीं है। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करनी है आपको यहाँ बैठ करके। वो अब नहीं होने वाला है, क्योंकि दलित अब जाग चुका है। दलितों के उत्पीड़न जो निरंतर हो रहे सचिन हैं, भाई, तो आप क्या चाह रहे हैं वो कांग्रेस की प्रशंसा करें? की लड़ाई लड़ने के लिए आने वाले आप क्या चाह रहे हैं वो कांग्रेस की प्रशंसा करें? नहीं अतुल जी, मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस की प्रशंसा करे। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक दिल्ली में 6 साल की बेटी का बलात्कार होकर के उसकी क्यों नहीं बात उठाते, हाथरस की बात क्यों नहीं उठाते, कानपुर में जो ममता गांव में हुआ उसकी बात क्यों नहीं उठाते? तो आपने दिल्ली में यात्रा निकाल दी है स्वाभिमान कि अभी उत्तर प्रदेश में दिल्ली में अनिल चौधरी जी 3 बजे आज धरना देने गए हुए हैं अरविंद केजरीवाल के वहां पर भी। ठीक है दलित बेटी की जो घटना। साक्षी दिवाकर, अब सवाल यहाँ पर ये है, 2 प्रश्न थे, 2 बिंदु थे, उस 2 बिंदु में नेहरू जी ने अम्बेडकर जी को बनाया, तो मैं इन्हें ये बताना चाहूंगी आजादी से पहले नेहरू जी कुछ नहीं थे। जब अम्बेडकर जी और जब कांग्रेस ने जो दावेदारी की है नेहरू परिवार ने, वो आजादी की बात की है। तो मेरी बात सुन लीजिए आप, तो जब आजाद देश हो गया उसके बाद भले कांग्रेस इंदिरा हो गई, इंदिरा कांग्रेस हो गई, वो अलग बात है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी आपको क्यों बुरा लगा? अम्बेडकर जी आपने नहीं, मुझे है चिंता भाई, आप कैसे बोल रहे हैं इतने महान व्यक्ति के लिए आप अपना अधिकार जता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा का निर्माण बनाया, कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल साहब से, नेहरू जी से, गांधी जी से, सभी महापुरुष से उन्होंने संविधान सभा का निर्माता उनको चुना है। वो इसलिए बने, नेहरू जी कोई नहीं थे उनको बनाने वाले। तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने, मैं ये बोले नेहरू जी ने, आपने 2 बार बोला। अगर आप मैंने खुद कहा कि नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे जब कानून मंत्री बने थे अम्बेडकर साहब, और संविधान सभा का निर्माता उनसे कांग्रेस पार्टी ने बनाया। डिसाइड किया उसमें, उन्होंने नेहरू जी को भी प्रधानमंत्री बनाया। नेहरू जी कोई नहीं थे कि उन्होंने अम्बेडकर। चलिए ठीक है, वो छोड़िए विषय। अब यहाँ पर मनोज भाई मैं आ रहा हूं। साक्षी, मेरा सवाल आपसे है, दोनों चीजों को क्लब करके अगर देखें, अगर राजभर साहब की मुलाकात हो रही है स्वतंत्र देव सिंह से, आप कह रही हैं कि किसी एक व्यक्ति का काम था और 1 घंटे बातचीत हुई, चलिए वो भी अधिकार है उनका, लेकिन वहां से भी राजनीतिक संकेत निकल रहे हैं। जैसे ठीक आपको लग रहा है कि कांग्रेस अगर यहाँ पर यात्रा निकाल रही है स्वाभिमान के लिए, वो निकल रही है दलितों के, तो वहां पर राजनीति है, तो वैसी ही राजनीति वहां पर भी दिख रही है। लगता है कि हाँ अब सेम पिच पर सभी खेल रहे हैं। नहीं देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, राजभर जी तो अभी तक सिर्फ एकमात्र उम्मीदवार, जब वो मुख्यमंत्री की सीट का ऑफर दे देते तब उन्हें एक उम्मीदवार मिलता है, तो उनका जनाधार कहां से कहां पहुंच गया है उन्हें खुद इस बात का अंदाजा होगा। तो अब वो हर पार्टी के दर पे जाएंगे, मुझे जहां तक लगता है। तो उसमें भाजपा के पास जो आए वो मुझे पूरा विश्वास है किसी कार्य की वजह से आएंगे। इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जैसा उन्होंने बोला एक शिष्टाचार बैठक है उनकी। ठीक है मनोज भाई, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, हमारी बीजेपी की प्रवक्ता महोदया को बड़ी चिंता थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लेना। गर्व से मैं भी कहता हूं, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और कोई उनको खैरात में नहीं मिल गया था। जितने साल अपने जीवन के उन्होंने जेल में काटे हैं अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में, उतने साल तो बीजेपी ने मेरे ख्याल से षड्यंत्र भी न किया होगा देश के खिलाफ। उतने साल आपके षड्यंत्र भी नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और देश के प्रथम प्रधानमंत्री का हमें और सारे राजनीतिक दल को बड़े सम्मान के साथ नाम लेना चाहिए। अम्बेडकर आजादी के समय नेहरू जी कोई नहीं थे जिन्होंने अम्बेडकर जी को बनाया। मेरी बात हम आपसे, हाँ ठीक है देखिए मनोज भाई, साक्षी ने कोई गलत नहीं बोला, वो यही कह रही है कि नेहरू जी ही उन्होंने बोला था। और मुझे लगता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए सम्मान से ही नाम लेना चाहिए सभी पार्टियों को, सिर्फ एक के लिए नहीं। वो एक संवैधानिक पद है। ठीक है मनोज भाई, अपनी बात पूरी करें। एक बड़ी बात कहता हूं, इस देश में कोई राजनीतिक नेता, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री और ना ही भविष्य में अंबेडकर का स्थान ले पाया था, ले पाएगा, और ना आने वाले समय में और ना प्रेजेंट में कोई व्यक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि वो विविधता के प्रतीक है, वो किसी जाति की प्रतीक नहीं है। वो उनके पास 6 भाषाओं में उनको पीएचडी थी। ये छोटी बात नहीं है। आज बताइए ना मुझे, हिंदुस्तान में कौन सा पंडित जी हैं, कौन से ठाकुर साहब हैं, कौन से यादव जी हैं, कौन सा विद्वान है, कौन से बनिया जी हैं, बताया ना कौन है जो इतना विद्वता। 38,000 किताबें उनके संग्रहालय में पढ़ने के लिए थी जब उनकी मृत्यु हुई। 38,000। अरे बड़ी बड़ी पुस्तकालय में नहीं मिलेंगे,
तो अंबेडकर को किसी से कंपैरिजन करना या अंबेडकर पे किसी ने कृपा कर दी, इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। अंबेडकर अपने आप में एक व्यक्तित्व है जो हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति उनको छू नहीं, बिल्कुल स्पष्ट सीधी बात। और ये बात मैं जरूर कहूंगा कि जो अंबेडकर का व्यक्तित्व है उनके हिसाब से स्मारक बहुत बन गए, सब पार्टियों ने स्मारक बना दिए, बड़े बड़े पार्क बना दिए। जिस बात के लिए वो जाने जाते हैं उस बात की तरह के काम नहीं हो पाए उनके लिए, और होने चाहिए। वो पढ़ने वाले व्यक्ति थे, उनके नाम से दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होनी चाहिए। ये अभी तक कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाया, न मोदी जैसा प्रधानमंत्री और न पंडित जवाहरलाल जैसे प्रधानमंत्री, कोई नहीं कर पाया। और जो वो मेरे ख्याल से उसके लायक है और हजारों साल तक वो उसके लायक रहेंगे। ठीक है, करमवीर आजाद क्या कह रहा है? करमवीर आजाद, इसमें लाइब्रेरी का भी वो दिया गया है कि उसमें लाइब्रेरी ही बनेगी। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि इस कार्यक्रम से भी बीजेपी ही आगे लेके जा रही है, और 6 महीने से ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं है हमारा, हम 6 महीने के अंदर उसे पूरा करेंगे। ठीक है, करमवीर आजाद जी, हमारी साक्षी दिवाकर जी जो हैं और मनोज भाई अभी बाबा साहब के बारे में बोल रहे थे, और मैं चाहे वो कोई भी दल हो, मैं किसी दल की बात नहीं करता हूं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो उत्तर प्रदेश में मौजूदा स्थिति है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक चीज कही थी कि अंबेडकर की मानो, अंबेडकर को मत मानो। आज जो ये लोग जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा लगा करके, या जो भी दलित लोग बाबा साहब की प्रतिमा लगा करके जो वो कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अपने आप में पूरी विचारधारा थे। ये चीज ये समझने की जरूरत है। मनोज भाई के इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि बाबा साहब के बारे में किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं मनोज भाई को कि माननीय श्री पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने दलित दिवाली का एक आह्वान किया था 14 अप्रैल के दिन पे। अगर यही चीज की जगह पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव उसी 14 अप्रैल के दिन मैं अपने इंडियन सोशल जस्टिस मिशन से 20,000 कापी पेन मैंने गरीब बच्चों को बांट करके शिक्षा की तरफ प्रेरित करने के लिए मैंने किया। इस लखनऊ से लेकर प्रयागराज जितने गांव में मेरा अभी तक 150 निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा केंद्र चल रहा है, जो गांव में गरीब बच्चों को निःशुल्क सिखाया जाता है। सचिन रावत जी सुन ले, मैं प्रयागराज में जाकर देख ले, आजमगढ़ में देख ले, लखनऊ के इसी काकोरी में, काकराबाद में जाकर देख ले, आपको मैं इतना दिखा दूंगा। करमवीर आजाद इंडियन सोशल नहीं, अरे आपके ऊपर कोई व्यक्तिगत वो नहीं है भाई, ठीक है, आप जो कर रहे हैं और आप प्रशंसा के पात्र हैं, आप देखिए तमाम उन समाज के लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये भी करना चाहते हैं ना, इन्होंने बहुत कुछ किया और करना चाहते हैं। करमवीर भाई रोक रहा हूं, करमवीर भाई रोक रहा हूं, आपको रोक रहा हूं। सचिन रावत फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षेप में, आपका अधिकार है, आऊंगा। अच्छा बोल लीजिए करमवीर आजाद, बहुत जल्दी से। मैं ये कह रहा हूं, आज जितने भी दल हैं दुनिया भर की ड्रामा और नौटंकी कर रहे हैं, बाबा साहब की फोटो लगा रहे हैं। बाबा साहब का प्रथम मूल मंत्र शिक्षित बनों को कार्यसाध करने के लिए अगर ये लोग वाकई में संकल्पित है तो गरीब बच्चों को, क्योंकि देश का विकास देश में रहने वाले लोगों के शिक्षा पर निर्भर करता है। अगर देश में सब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे देश की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, कहना चाहता हूं आप उनको शिक्षित करना चाहते हैं, ये उनका स्वाभिमान उनको लौटाना चाहते हैं, शिक्षा तो ये दे देंगे। बहुत जल्दी से, बहुत संक्षेप में सचिन रावत, आप स्वाभिमान यात्रा करिए, आपको शुभकामना। लेकिन आपको खुद लगता है कि हां, जो बात करमवीर आजाद कह रहे हैं, फोकस उस पर होना चाहिए, बाबा साहब को तो मानिए ही, बाबा साहब की मानिए, ये वो कह रहे हैं। देखिए अतुल जी, कांग्रेस पार्टी दलित स्वाभिमान यात्रा इस वजह से निकाल रही है क्योंकि दलितों पे निरंतर घटनाएं सामने आ रही हैं, दलितों पे उत्पीड़न हो रहा है, और इस वजह से दलितों के स्वाभिमान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और जहां तक मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के मार्गदर्शन पर कांग्रेस पार्टी निरंतर चलती हुई आई है। जहां तक शिक्षित बनने का जो
बात कर रहे हैं करमवीर आजाद साहब। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी जब यूपीए 1 के कार्यकाल में थी, सर्व शिक्षा अभियान चलाया था। उसमें प्राथमिक विद्यालय में जो दलित, वंचित, शोषित समाज के जो बच्चे, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराई गई थी, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराई गई थी। ये सब याद करना चाहिए करमवीर आजाद साहब। कांग्रेस ने जो देश के लिए किया वो और कोई दल कर ही नहीं सकता। हम लोगों ने तारीफ से दी है। आप लोग अपनी बात मत किया करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ठीक है, चलिए आपको शुभकामना, आप उनका स्वाभिमान वापस दिलाइए और वो आपको सत्ता वापस दिलाए हैं, अच्छी बात है। मनोज यादव, फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में सर, लेकिन बिल्कुल समय नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ यही बात कहूंगा, दलितों को लेकर राजनीति हर राजनीतिक दल का अधिकार है, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, लेकिन एक स्पष्ट बात जो मुझे अंदर से कचोटती है कि क्या इतने सालों में जिस तरीके से अत्याचार जिस वर्ग पे हुआ, उनके अधिकारों को लेकर, और आज भी जितना अत्याचार जिस वर्ग पे हो रहा है, उस पे किसी सरकार ने कोई गंभीरता से काम किया क्या? अगर किया होता तो निश्चित तौर पे आज इस तरह की बातें सामने ना आती। अभी भी बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। शिक्षा सबसे मूल अधिकार है, और वो बाबा साहब तो हमेशा कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बिल्कुल दहाड़ेगा, और बहुत कुछ आगे बढ़ा है, आने वाले समय में बढ़ेगा। कोई आप यात्रा करिए, आपको धन्यवाद। जो कोई राजनीतिक दल सम्मेलन करे वो धन्यवाद। समाजवादियों को जब जब मौका मिला तो हमने एजुकेशन सेक्टर में बड़ा काम किया है, जिससे सबको शिक्षा मिलती है, और सभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साक्षी दिवाकर बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट, बहुत संक्षेप। अम्बेडकर जी के विचारधारा पे और आदर्श पे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी हर दल पे, हर समुदाय को, हर जाति को शिक्षित बनाने की ओर अपना कार्य कर रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है 2022 में भी जनता हमें दोबारा मौका देगी, हम प्रचंड बहुमत के साथ में दोबारा सरकार बनाएंगे। एक बात तो है, आप लोगों ने इतनी अच्छी बात कही ना कि दलित चिंतक भी ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे, वो समाज भी ये सोच रहा होगा कि सबने अपने अपने समय में इतना किया है, वो जो किया है वो गया कहां, उतना दिखता नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सचिन रावत आपका, मनोज भाई आपका, साक्षी दिवाकर आपका और करमवीर भाई आपका भी। तो मौजूदा दौर में जहां मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया, वहीं कुछ नई बातें भी हो रही हैं, और कुछ पुराने जो अपने वोट बैंक थे या फिर जो कोर वोटर्स थे उनके लिए स्वाभिमान की यात्राएं भी निकलनी शुरू हो गई। समाज देख रहा है, जनता को तय करना है, बाकी राजनीति करने वालों का भी अपना अधिकार होता है, वो अपने हिसाब से रणनीति बनाते और बिगाड़ते हैं। नमस्कार।